नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अभी 2-3 दिन पहले हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हो रहा है चेन्नई में, वहाँ पे आके उन्होंने कुछ बातें कहीं। जब उनसे पूछा गया कि भाई इस समय पूरे विश्व में जो एजेंसीज़ हैं जो रेटिंग आपकी करती हैं वो आपकी डेमोक्रेसी को कहीं कह रहे हैं कि पूरी फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं और आपकी रेटिंग नीचे कर रहे हैं। तो उसका उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि इन सब एजेंसीज का नहीं, इनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है और इनका इसको ही हम लोगों को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं इसको पूरी तरह से नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी तो आप पिछले 5-6 साल से आप पूरी दुनिया की परवाह करते थे। हम लोग पूरी दुनिया में घूम रहे थे और ये रेटिंग एजेंसीज को ये नहीं है कि किसी ने कल के दिन बनी और आपने कुछ कर दिया। ये 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल की रेटिंग एजेंसीज हैं और इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हिंदुस्तान में कितना पैसा आएगा, नहीं आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इत्यादि। खैर, ये उनका व्यू है, मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो चुने हुए प्रतिनिधि की होती है। और हमारी हायरार्की में पहले जिला, पहले गांव, फिर क्षेत्र, फिर जिला, फिर विधानसभा और फिर लोकसभा। अब एक लोकसभा का कोई चुना हुआ प्रतिनिधि वो अगर ये कहता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है और एक बार नहीं कई बार कहता है, उसके बाद वो अपनी आत्महत्या कर लेता है। मुझे एक चीज़, मेरी जानकारी में, मेरी याद में, हिंदुस्तान में आत्महत्या करने वाला शायद पहला सांसद होंगे ये, जो लोकसभा के सांसद जिन्होंने आत्महत्या की। लोकसभा में के सांसदों रहते हुए कुछ लोगों की हत्याएं हुई हैं। हत्या और आत्महत्या में बहुत फर्क है, क्योंकि वो एक इस डेस्परेशन में कैसे देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा हुआ आदमी इतना मजबूर, इतना बेबस हो जाए कि वो आत्महत्या कर ले, और वो भी कोई घरेलू वजहों से नहीं। जैसे कई लोगों का होता है ना, घरेलू झगड़े हैं, कई लोगों का होता है कि भाई डिप्रेशन में आ गए, उनकी बीमारी के, इस तरह की कोई बात नहीं। इस उससे कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। और मैं ये इस उससे कह रहा हूं कि ये कौन सा मॉडल है। अध्यक्ष महोदय, सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित एवं अपमानित करने वाली अति गंभीर घटना के बारे में बोलने की अनुमति दी। महोदय, पिछले 4 महीनों में जो कोरोना महामारी का दौर था, उस समय कुछ अधिकारियों ने मुझे परेशान एवं बदनाम करने के इरादे से झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की तथा सांसद के नाते मेरी तमाम प्रवृत्तियां बाधित की गई, जिससे कोरोना जैसे महामारी में मुझे लोगों की मदद करने से रोका गया। दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश मुक्ति दिवस पर सरेआम मेरा अपमान किया गया। 35 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार प्रदेश के सांसद के नाते प्रदेश की जनता को संबोधित करने के मेरे अधिकार से मुझे वंचित रखा गया। मेरे पूछे जाने पर मेरा संबोधन क्यों काट दिया गया, तब प्रदेश के उप समाहर्ता एवं सर 20 सेकंड सर, ये बहुत गंभीर मामला है सर, मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए प्लीज सर। मेरे पूछे जाने पर मेरा संबोधन क्यों काट दिया गया, तब प्रदेश के उप समाहर्ता एवं कार्यक्रम के उत्तरापेक्षी ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। एक के बाद एक पिछले 4 महीनों से लगातार मुझे परेशान एवं प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अधिकारी षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहे थे। महोदय, प्रशासन के कुछ अधिकारी सांसद के साथ अभद्र व्यवहार एवं उनकी अवमानना करते हैं, जिसका बड़ा उदाहरण मेरे साथ जो घटना घटी उससे प्रमाणित होता है। ऐसे अधिकारियों के व्यवहार से न केवल लोकसभा की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा जाता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को संसद में अति गंभीरता से लेना होगा। ये व्यक्ति जो हैं, मैं बात कर रहा हूं मोहन डेलकर की, इन्होंने 22 फरवरी को बंबई के एक होटल में ये मृत्यु पाए गए और ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने आत्महत्या की। ये 7 बार एमपी रहे हैं, पहली बार 1989 में, और फिर मैं उसके भी डिटेल बताऊंगा। क्योंकि मैं एक बात और कर लूँ, हम लोग बार बार एक डेवलपमेंट मॉडल में गुजरात मॉडल की बात करते हैं। ये कौन सा गुजरात मॉडल है जहाँ पे
पास्ट में भी ऐसा देखा गया है जब मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे कि शीर्ष अदालतों ने वहाँ से केस ट्रांसफ़र किए हैं दूसरे स्टेट में, ये मानते हुए कि वहाँ पे शायद मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी को नहीं मिल पाएगी, उस पर कहीं ना कहीं उस जो भी केस चलेगा उस पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। वहाँ से केस ट्रांसफ़र हुए हैं, इसका एक इतिहास रहा है। और इस केस में भी जब इन्होंने आत्महत्या की तो उनके परिवारजन और इस तरह का लोग कह रहे हैं कि वो आत्महत्या आके महाराष्ट्र में वो इसलिए किए कि उनको ऐसा लगता था कि अगर महाराष्ट्र में आएंगे तो सरकार चूंकि बीजेपी की नहीं है, वहाँ ना वो सरकारी उस गठबंधन में है, यहाँ उनको एक फेयर ट्रायल मिल जाएगा, उनकी बात पे कम से कम जांच हो जाएगी, ऐसी बात कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो थोड़ा आपको दादर नगर हवेली का इसलिए बता दूं क्योंकि लोगों को लगता है दादर नगर हवेली ठीक है। दादर नगर हवेली पोर्चुगीज कॉलोनी थी, ये अंग्रेज़ों की कॉलोनी नहीं थी। और सन 1954 में हमारे कुछ स्वतंत्रता संग्राम के उन्होंने इसको आज़ाद करा के एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट रखा गया था। और 1961 में एक दिन के लिए हमारे एक IAS ऑफिसर KG बदलानी साहब उसके प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्योंकि बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से दस्तखत किया और 11 अगस्त 1961 को ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हो गया। तो मतलब उस हिसाब से 1947 ने 1961 में भारत का हिस्सा बना। 31 दिसंबर 1974 को, मैं ये डेट आपके लिए इसलिए बताता चल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट डेट है। 31 दिसंबर 1974 में इंडिया और पुर्तगाल ने भी एक ट्रीटी साइन की जिसमें पुर्तगाल ने यूनियन टेरिटरी, ये जो दादर नगर हवेली है, इसको भारत का अविभाज्य अंग और इस पर भारत की सॉवरेनिटी को माना। अभी इसमें एक चेंज हो गया है। 26 जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली और दूसरा जो गोवा दमन दीव का जो दमन दीव था, दमन दीव दादर नगर हवेली को मिला के एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है और उसका नाम दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव कर दिया गया है उस यूनियन टेरिटरी का। ये जो दादर नगर हवेली है ये कई मामलों में बम्बई से ज़्यादा, बम्बई से 100 की दूरी इसकी 180 किलोमीटर है, जबकि अहमदाबाद से दूरी इसकी करीब 400 किलोमीटर है। ये जो मोहन दालेकर जी हैं, इन्होंने, मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूँ कि इन्होंने ये जो अपना आत्महत्या वाला पत्र लिखा, कोई कह रहा है 14 पेज, कोई कह रहा है 15 पेज, ये गुजराती में लिखा है। 1967 में यहाँ पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ और इन्हीं मोहन जी भाई, संजीव भाई के जो पिता थे, संजीव भाई रूपजी भाई, वो 1967 में पहली बार यहाँ से सांसद बने। फिर 1989 में मोहन जी भाई यहाँ से सांसद बने पहली बार और 26 वर्ष की आयु में। फिर लगातार 6 बार 89, 91, 96, 98, 99 और 2004 में वो 6 बार लगातार सांसद रहे, कभी कांग्रेस के टिकट पे, कभी बीजेपी के टिकट पे, और 2004 में भारतीय नवशक्ति पार्टी उन्होंने अपनी बनाई थी उसके टिकट पे। 2009 में बीजेपी के नाटू भाई पटेल से ये हार गए और 2014 में भी हार गए। हालांकि 2009 में ये कुल 618 वोट से हारे थे। मैं ऐसे ही मतलब आपको बता दूं कि ये कंस्टिट्यूंसी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये जमीन से जुड़े नेता थे, 100% नेतागिरी ही करते थे। अब एक और पात्र हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। इन पात्र का नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी जो हैं ये जूनियर इंजीनियर रहे हैं पढ़ाई से, जूनियर इंजीनियरिंग की डिप्लोमा किया है इन्होंने, और 2007 में हिम्मतनगर विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। अब हिम्मतनगर विधानसभा का थोड़ा सा आप वो भी समझ लीजिए। 1980 में यहाँ पहली बार बीजेपी जीती, फिर उसके बाद 1995, 98 और 2002 में रंजीत सिंह नरसिंह चावड़ा जी जो थे वो बीजेपी के टिकट पे जीते। 2007 में रंजीत सिंह नरसिंह चावड़ा जी नहीं रहे, उसके बाद 2007 में प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी बीजेपी के टिकट पे यहाँ से जीत गए। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये जीत गए तो 2010 में ऐसा कुछ हुआ कि अमित शाह जो अभी हमारे गृह मंत्री हैं, इनको सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में ये मुख्य अभियुक्त थे, जो कई अभियुक्तों में एक अभियुक्त ये भी थे, और इनको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। और मंत्री पद नहीं छोड़ना पड़ा था, इन्होंने
वहां की अदालत ने कहा था कि इनको गुजरात से भी निकाला जाएगा, इसी वजह से कई लोग इनको तड़ीपार, क्योंकि उस टर्म को तड़ीपार कहा जाता है, इसलिए इनको गुजरात से तड़ीपार किया गया था। उस दौरान 2010 से 2012 के बीच हमारे ये जो प्रफुल्ल पटेल साहब हैं, ये गुजरात के गृह मंत्री बने, राज्य गृह मंत्री। और जो अमित शाह साहब 10 विभाग देखते थे, उसमें से 8 विभाग केवल इन्होंने देखना शुरू किया। और ये जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उनके बहुत ही विश्वासपात्र और बहुत ही खास थे। अब इस बीच क्या हुआ, मैं हिम्मतनगर की बात करके उसको बता दूं। हिम्मतनगर विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में 2012 में रणजीत सिंह जी के पुत्र राजेंद्र सिंह चौड़ा जी अब आ गए थे वो, और उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे प्रफुल्ल पटेल जी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको 2012 में हरा दिया था। अब आप सोच सकते हैं 2012 में जब मुख्यमंत्री की इतनी वो थी, उसके बाद वो फिर टर्म कर रहे थे, ये कुछ चंद एमएलएज में थे जो अपनी सीट बचा नहीं पाए थे, और ये मंत्री भी रहे थे। अब ये 2010 और 12 का मैं इसलिए आपको मैंने बताया कि वहां से गुजरात की राजनीति समझनी हो तो एक चीज समझ लीजिए, गुजरात में मोदी जी के बाद वहां पे 2 धाराएं बहने लगी। 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के दिल्ली आ गए, तो वहां पे आनंदीबेन पटेल जी जो थी वो मुख्यमंत्री बनी, और वहीं से आनंदीबेन पटेल और अमित शाह साहब में खींचतान, पब्लिकली तो ये नहीं होता है, लेकिन 2 तरह के कैंप बन गए। ये जो प्रफुल्ल पटेल थे, ये आनंदीबेन पटेल के भी खास थे और नरेंद्र मोदी साहब के भी बहुत ही खास और विश्वास पात्र थे। अब भाई चीफ मिनिस्टर अमित शाह जी और मतलब आनंदीबेन पटेल और अमित शाह जी के बीच में अनबन थी। 2016 में आनंदीबेन पटेल ने 7 अगस्त को ये कह के भाई वो 75 साल की हो रही हैं, मार्गदर्शक मंडल की बात आप जानते ही हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और विजय रूपानी जी वहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए। अब इस बीच क्या था कि प्रफुल्ल पटेल जी को कहीं अकोमोडेट करना था, तो प्रफुल्ल पटेल जी को दमन दीव का एडमिनिस्ट्रेटर 29 अगस्त 2016 में बना दिया गया। मतलब ये आनंदीबेन पटेल निकली और उसके बाद ही इनको केंद्र सरकार से ये वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। मैं एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बता दूं, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर का नॉर्मली आईएएस अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, लेकिन यहाँ के केस में एक कांग्रेस के पुराने खुर्शीद आलम खान थे, वो भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पॉलिटिकल लोग भी रहे हैं यहाँ के। अब ये उस समय से लेके मतलब 29 अगस्त से लेके 26 जनवरी 2020 जब दमन दीव दादर नगर हवेली के साथ मिला दिया गया, तब तक ये वहां के एडमिनिस्ट्रेटर थे। इस बीच अगस्त में यहाँ के हो गए और 30 दिसंबर 2016 को ये दादर नगर हवेली के भी प्रफुल्ल पटेल साहब एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए गए। तो 2 जगह के एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, और ये 26 जनवरी 2020 जब तक दोनों मिल नहीं गए तब तक ये उसके एडमिनिस्ट्रेटर थे। इसके अलावा अच्छा अभी ये क्या हुआ है कि 26 जनवरी 2020 से ये दादर नगर हवेली एवं दमन एंड दीव सब इन दोनों की जो कंबाइंड है उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब ये 5 दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप के भी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए गए हैं। इनका जब आप माई नेता में जाके देखिए तो इनका अपना लिखते हैं कि मैं ये बिजनेसमैन है और ये जूनियर इंजीनियर हैं। मतलब इसमें कौन सी प्रशासनिक इनमें खूबी है ये आपको खुद ही इमेजिन करना होगा कि किन कारणों से ये एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं। 2017 में जो राजेंद्र सिंह चौड़ा जी थे हिम्मतनगर में, जो कांग्रेस की टिकट पर, वो बीजेपी में आ चुके थे और उसके बाद अब वो बीजेपी से ही जीत रहे हैं और इनको टिकट भी नहीं मिला था। अब मैं तुरंत मैं इस आपको घटनाक्रम इसलिए बताया क्योंकि जो अभी जो एफआईआर हुई है और उसके पीछे जो लोग हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल और बाकी 8-9 अधिकारी और हैं, इनको ही इनकी मौत का जिम्मेदार, मतलब उन्होंने इनको उकसाया या इतना तंग किया, ये बातें कही जा रही हैं। एक इंडिया टुडे में 14 मार्च को पंकज उपाध्याय की स्टोरी छपी है, आप लोग भी देख सकते हैं। उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि जो मोहन डेलकर जी हैं, जो सांसद जिन्होंने खुदकुशी की, उन्होंने 18 दिसंबर फिर 31 जनवरी को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, हाल की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने गृह मंत्री को 18 दिसंबर 12 जनवरी को लिखा। उन्होंने स्पीकर को 3 पत्र लिखे। उन्होंने जो प्रिविलेज कमेटी जो चेयरमैन थे भूपेंद्र यादव, उनको लेटर लिखा, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। और अभी उनके पुत्र मतलब भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने पीएम और होम मिनिस्टर इन लोगों से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल पाए।
उनके जो अब लड़के हैं वो आके शायद अभिनव डेलकर नाम है उनका, वो आके बार बार बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल जो एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बार बार अपमानित होते थे। आप एक चीज आप भी समझते हैं कि जब ये 2019 में जीते थे तो ये एज इंडिपेंडेंट जीते थे, तो कुछ लोगों का ये भी है कि इनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए। अच्छा, ये आप देख ही चुके हैं पूरे देश में, जो बीजेपी नहीं ज्वाइन करता उसको किस किस तरह का प्रेशर उसके ऊपर डाला जाता है। इसको में कोई नई बात नहीं है, मतलब ये तो होना ही था। अभिनव डेलकर जो उनके लड़के हैं, उन्होंने भी बहुत से आरोप लगाए हैं। उनका पहला चीज़ ये है कि उनके पास 40-50 इश्यूज थे जिस पे इनको समस्याएं हो रही थी। ये बार बार दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से टाइम लेने के लिए जाते थे, लेकिन इनको टाइम नहीं मिला। उन्होंने ये भी बताया कि जनवरी 2020 में जब भारत के राष्ट्रपति वहाँ आए थे तो उस फंक्शन में लोकल एमपी होने के बावजूद इनको नहीं बुलाया गया था उस प्रोटोकॉल के तहत भी। फिर उनका ये भी कहना है कि अभी 66 वर्ष का वहाँ पे जो लिबरेशन डे होता है दादर नगर हवेली का, वो मनाया गया था अगस्त में, जहाँ पे 66 वर्ष की परंपरा है कि लोकल एमपी ही उसमें रहते हैं या बोलते हैं। उसमें भी इनको ना बुलाया गया ना बोलने दिया गया। और इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी हैं, जो इनके मिडिल कॉलेज हैं, जो इन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ बना रखा है, उस पर बुलडोज़र और उसको गिराने की भी मतलब बुलडोज़र पहुंच गया और कोर्ट के ऑर्डर से अभी वो बचा हुआ है। तो ये हम सब ने पूरी जगह में देखा है कि जिस तरह से अगर कोई विरोधी होता है उसको कैसे नेस्ता नाबूद करने की कोशिश होती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये सब हम लोग देख रहे हैं, बाकी जगह पे हो रहा है। एक चीज और जो कहीं नहीं आई है और इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें पार्टी का कुछ ना कुछ है। ये बीजेपी भाजपा में क्यों नहीं जा रहे थे नहीं मालूम। अभी 8 नवंबर को वहां लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, दमन-दीव में भी हुए हैं और दादर नगर हवेली में भी हुए हैं। दमन-दीव में, अच्छा, इन्होंने दमन-दीव में तो ये नहीं लड़े, दादर नगर हवेली में इन्होंने जेडीयू के नाम से अपने लोगों को लड़ाया और जेडीयू ने दादर नगर हवेली में, आप समझ सकते हैं, दमन-दीव में बिल्कुल क्लीन स्वीप। उससे पहले 2015 वाले इलेक्शन में कांग्रेस थी, कांग्रेस को बीजेपी ने हरा दिया। लेकिन दादर नगर हवेली में जब आए तो 20 सीटों में 17 सीट जेडीयू, जो मोहन डेलकर जिसको बैक कर रहे थे, और 3 सीटें केवल बीजेपी को मिली। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो जो पॉलिटिकल राइवलरी है उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। एक ही बात जरूरी है, इसको कोई, आपने देख लिया मीडिया को इसमें कोई नहीं, जितना सुशांत सिंह राजपूत के लिए जितना हल्ला मचा था कि पूरा देश पागल हो गया था, यहां पे एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 7 बार के मेंबर थे, आपने कहीं देखा कि इस तरह की कोई डिबेट हो रही है? कोई इस तरह की डिबेट नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है और बचाना है तो कम से कम इसको पार्टी लाइन से अलग हटके निष्पक्ष जांच हो जाए, और उस जांच की निष्पक्षता होने के लिए जैसा लग रहा है ऑन द फेस ऑफ इट, प्रफुल्ल पटेल जी जब तक वहां पे रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे ख्याल में वो निष्पक्ष जांच होना मुश्किल है, क्योंकि सारी चीजें एविडेंस तो वहीं पे हुए हैं दादर नगर हवेली में। अब वो इतने ताकतवर हो चुके हैं प्रफुल्ल पटेल जी कि उनके रहते हुए तो वहां निष्पक्ष जांच नहीं होना मुश्किल होगा। देखिए आगे क्या होता है। मेरी अभी भी ये है कि शायद जो भी नेता हो, पार्टी लाइन को भूल के, एक उनका साथी एमपी ने अपनी जान गंवाई है, उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।